हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशोलॉजी का चैप्टर। सोशोलॉजी का चैप्टर जो है और साथ में जो है आज हम 24 चैप्टर करेंगे, यानी 24 करेंगे, जिसमें हम एकता और अनेकता के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप लोग भी इस वर्ड से परिचित ही होंगे। कहते हैं ये वीडियो जो है कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं क्लास के हों, 12वीं क्लास के, सीबीएसई के हों, ठीक है, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सबके लिए जो है अगर उन्होंने सोशोलॉजी लिया है, अगर उनका टॉपिक जो एकता और अनेकता में है बात, तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम एकता और अनेकता की बात करने वाले हैं, और उसी में जो टॉपिक है हमारा भारतीय समाज के लक्षण। देखिए भारतीय समाज के क्या लक्षण है, क्या यहाँ पर एकता में अनेकता है, क्या इसमें कोई दो राय है? तो यही बात हम जानेंगे कि भारतीय समाज के लक्षण क्या है। हमारे समाज को एक परंपरागत और आध्यात्मिकता पर आधारित समाज के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी हमारा समाज जो है एक परंपरागत है और एक आध्यात्मिक पर आधारित है। कहते हैं भौतिक उन्नति को कम महत्व दिया गया है, यानी भौतिक उन्नति को नहीं इतना महत्व दिया जाता है। वर्तमान में वस्तु तीव्र गति से बदल रही है और आज हम प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष तथा आधुनिक राष्ट्र के रूप में निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। कहते निर्वाणवाद रूप से जो हिंदू जीवन पद्धति, जिसमें जो है सहनशीलता, अहिंसा जैसे विचारों ने राष्ट्र को वर्तमान स्वरूप दिया है, वहीं विभिन्न धर्म जैसे इस्लाम, ईसाई और पश्चात सत्य के प्रभाव के बावजूद भारतीय जीवन पद्धति निरंतर रूप से बदलते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं हमारे भारतीय समाज के अपना एक लक्षण है, जहां पर परंपरागत और आध्यात्मिक रूप से हम जाने जाते हैं। हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है और आधुनिक राष्ट्र के रूप में अग्रसर है। कहते हैं जिसमें सहनशीलता, अहिंसा और जैसे विचार ने राष्ट्र के वर्तमान स्वरूप को दिया है, और इसमें जो है आप देखोगे तो कई तरह के धर्म भी यहाँ निवास करते हैं, चाहे हिंदू हो, इस्लाम हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो हर धर्म को जो है यहाँ पर लोग विद्यमान हैं और सभी के अपने विचारधारा भी है। तो कह सकते हो कि यहाँ पर अनेकता में भी एकता का रूप देखने को मिल सकता है। कहते हैं हर एक व्यक्ति को जो है एक धर्म समझना चाहिए, एक रूल रेगुलेशन जानना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक है। तो कहते हैं राष्ट्र के रूप में हमारा धर्म एक है, बेशक ही आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन कहते हैं राष्ट्र के रूप में तो आप एक ही राष्ट्र के व्यक्ति हो। तो अपने राष्ट्र के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहो कि ये जितना हो सके तरक्की पे के बुलंदी को छू सके, और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी होना चाहिए। जो भारत के नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने देश की प्रगति में सदैव ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहे। कहते हैं परंपरागत हिंदू समाज का विश्वास प्रदंत प्रसिद्धि में रहा है। प्रसाद की अवधारणा इस समाज में जीवन को मार्गदर्शन भी देती रही है। इस जीवन के पुरुषार्थ के तपश्चात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ने ले लिया है। जीवन के इन 4 उद्देश्यों को विचारकों ने 4 आश्रम में बांटा भी था, जिसके विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। इसमें जो है ब्रह्मचार्य अवस्था, गृह अवस्था और वानप्रस्थ अवस्था और सन्यासी, क्योंकि इन्हीं से जो है हमें 4 रूपों में हमें विभक्त किया गया था। कहते हैं जीवन के जो स्टार्टिंग रूप होते हैं, जहाँ पर हमें शिक्षा प्राप्त करना होता है, वो ब्रह्मचार्य अवस्था कहलाती है। जब ब्रह्मचार्य अवस्था से हम निकलते हैं तो हम गृह अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर हम मैरिज करते हैं और संतानों की उत्पत्ति करते हैं। उसके पश्चात जब संतान बड़े हो जाते हैं तो हम वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। जब ये शिक्षा प्राप्त हो जाता है, बच्चों को दे देते हैं, तो फिर हम संन्यास होकर अपना जीवन जो है ईश्वर में लीन करके अपना जीवन लीला को जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।
कहते हैं इस चार आश्रमों के अतिरिक्त ऋण की अवधारणा भी है। यह ऋण जो है ईश्वर को चुकाना होता है। इस ऋण को पूर्ति अपने कर्तव्य को पूरा करने से की जा सकती है और इसके अतिरिक्त कर्म भी होते हैं जो मुख्य रूप से पुण्य जन्म से जुड़े हुए होते हैं। यानी हमारा जो होता है, ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो भी एक ऋण के रूप में है। कहते हैं अच्छे और सादा कर्म करके जो है ईश्वर के ऋण को चुकाया जा सकता है। और दूसरी बात जो दो जुड़ी होती है वह कर्म से जुड़ी हुई होती है, जिसमें आपको जो है पुण्य जन्म से जुड़ा हुआ होता है, जिसको आपको इसको बदलने की कोशिश करना होता है। कहते हैं ये सभी ऋण आदर्श रूप में अधिक पाए जाते हैं और व्यवहार में कम होते हैं। सिर्फ ये जो होते हैं आदर्श रूप में ही देखने को मिलेगा, किताब में ही देखने को मिलेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं बहुत सी बातें अच्छी जो है किताबों में ही पढ़ने में लगता है, लेकिन जब हम वास्तविक जीवन में देखते हैं तो हमें क्रोध आती है कि ऐसा क्यों नहीं है। तो इसका कारण ये है कि हम आज के समय में अपना स्वरूप बदलते चले जा रहे हैं। हम काम, क्रोध और लोभ और माया के चक्कर में इतने पड़ चुके हैं कि जो वास्तविक आधार है उसको हम भूल चुके हैं। अगर हम आज परंपराओं को देखें तो पता लगेगा कि आज भी ये परंपराएं देखने को मिलती है। इन परंपराओं को जो है कर्मकांड के रूप में किया जाता है। कहते हैं व्यवहार में इसका स्वरूप लचीला होता जा रहा है और ये कर्मकांड, ये संस्कार केवल हिंदुओं में ही नहीं अतुल अन्य समुदायों में भी देखा जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत हिंदुओं के साथ साथ नए सभी समुदाय में भी देखने को मिलता है। वर्तमान में होली, दिवाली, दशहरा, ईद उल जुहा, गुड फ्राइडे और क्रिसमस और गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए भी जाते हैं। इसकी तुलना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस से की जा सकती है। आधुनिक भारत में सब त्यौहारें मनोरंजन के लिए ही मनाए जाते हैं, यानी उनसे इनको काफ़ी कहते हैं शिक्षा भी मिलती है और साथ में इनका अच्छा खासा मनोरंजन भी हो जाता है। कहते हैं भारत में सभी नृत्य, संगीत, चलचित्र, खेल कूद, दर्शन, खगोलशास्त्र इत्यादि भी पाए जाते हैं। भरतनाट्यम जो है कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी एटम्स, कथक और अनेक लोक नृत्य जैसे भांगड़ा, गरबा इत्यादि एक वैश्विक घटना के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। यानी ये चीज़ें जो है आज विश्व स्तर पर मनाए जाते हैं। आप देखोगे तो भांगड़ा या गरबा कई बड़े बड़े राष्ट्र में भी खेले जा रहे हैं, कई बड़े बड़े देशों में भी इसकी प्रथा प्रचलित है। पश्चिमी देशों में योग और अनुभवातीत चिंतन की बहुत बड़ी मान्यता भी है, इसलिए महर्षि योगी ने न्यूयॉर्क में पहला वैदिक शहर बनाया था। आयुर्वेद जो जीवन का विज्ञान है और जो वनस्पतियों के माध्यम से रोग का निदान भी करता है, उसने दूर दूर तक विश्व को प्रभावित किया और इस तरह अपनी भारतीयों को बनाए रखकर हम आधुनिक विश्व में आगे चल रहे हैं। हमारी आधुनिकता केवल पश्चिमी की नकल मात्र नहीं है, लेकिन स्थानीय परंपरा जैसे कि संवेगात्मक परिवार के बंधन, आध्यात्मिकता एवं वैज्ञानिक चिकित्सा और आधुनिकता के रुझान वाले जो है युक्ति युक्त दृष्टिकोण का मेल है। हमारे यहाँ से लगभग जो है 6 भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार लिया है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वान में है रविन्द्रनाथ टैगोर, कहते हैं सर C.V. रमन, S. चंद्रशेखर, मदर टेरेसा एवं H.C. खुराना, अमृत सेन आदि। इन कपिलित भारतीयों के अतिरिक्त कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स या अन्य प्रकार जो है पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो इसका अर्थ है कि ये सारे जो है कहीं ना कहीं अपना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान विश्व स्तर पे जो है निभा रहे हैं और इसी वजह से इनका जो नाम है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे देश के गौरव को बढ़ाता है। अगला टॉपिक जो हमारा है दोस्तों वो है प्राकृतिक तथा अनेकता का विस्तार। कहते हैं भारत में प्रजाति, धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति का विविधता देखने को मिलता है। समाजशास्त्री कहते हैं कि भारत की एकता राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक है विविधता बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ भारत की सांस्कृतिक मुख्य धारा भी विद्यमान है। अनुन्नत भारत में जो है 4,635 समुदाय हैं। इन समुदायों में जो है 751 अनुसूचित जाति है और 461 अनुसूचित जनजाति है। बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों उत्तर प्रदेश में रहती है। ये अनुसूचित जातियां जो है नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है। अनुसूचित जनजाति दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा, पांडिचेरी में नहीं मिलती है। भारत के सभी राज्यों में बहुत बड़ी सीमा तक विविधता मिलती है। तो ये सारी विविधता ही है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की जानी पहचानी सभ्यता है और इस सभ्यता का एक भाग पाकिस्तान में भी है। हिंदू घाटी कहते हैं सिंधु घाटी में जहाँ बहुत बड़ी जो है भौगोलिक संस्कृति है, वहीं कई प्रकार की कलाएँ एवं कारीगरी भी देखने को मिलता है।
इस सभ्यता में जो है योजनाबद्ध बसे हुए शहर थे और अपने निकास की व्यवस्था भी कर रखे थे। बंदरगाह से जुड़े हुए शहर, कृषि और धार्मिक संगठन की व्यवस्था भी थी। इस सभ्यता की लिपि भी है जिसके जो है समझना संभव नहीं हुआ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहा जा सकता है कि विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और इसका जो है फैलाव सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान के अंतर्गत भी आता है। और कहते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे सारे बहुत सी योजनाएं और वस्तु मिली जो हमें आश्चर्यचकित करने के लिए काफ़ी थी। और इससे हमने ये भी जाना कि ये संस्कृति जो थी हमसे अधिक विकसित थी। और कहा जाता है ये भी कि यहाँ की लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो उस लिपि को किस रूप में लिखा गया था, क्या उसका आधार था, ये हमारे साइंटिस्टों के लिए जानना भी आज मुश्किल पड़ रहा है। तो कह सकते हो कि ये जो थी सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विस्तृत थी और काफ़ी इनका विस्तार हो चुका था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धर्म। कहते हैं भारत में धार्मिक विविधता भी देखने को मिलता है। यहाँ 8 बहुत बड़े धार्मिक समुदाय हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हिंदू बहुसंख्यक है, यानी 83% अगर देखा जाए तो हिंदू की जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इसके बाद मुसलमान का जो है 11.8% और ईसाई का 2.6%, सिख जो है 2% है, बौद्ध जो है 0.7% और जैन जो है 0.4% और फारसी जो है 0.3% और यहूदी जो है 0.1%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसे हिंदू बहुसंख्यक देश कहा जाता है। इस 8 धार्मिक समुदाय के अतिरिक्त कुछ आदिवासी समुदाय को अपने स्वयं के धर्म भी है। इसके अपने देवी देवता और कर्म कांड भी है। 8 बड़े धर्मों के अतिरिक्त हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आदिवासी धर्म, यहाँ इस्लाम, ईसाई, फारसी और यहूदी भारत में बाहर से आए थे। यानी इस्लाम, ईसाई, फारसी और यहूदी भारत में बाहर से आए थे। सभी 8 धर्म आगे चलकर विभिन्न समुदाय में बढ़ जाते हैं। हिंदू कई प्रकार के देवी देवताओं को पूजते हैं। यदि मोटे तौर पे कहा जाए तो कहते हैं मोटे रूप में जो उपासना करने वाले भक्त वैष्णव, शैव शक्त और काली दुर्गा आदि हैं। इसके अतिरिक्त गुरु संत जैसे कि शिवानंद, कहते हैं चित्तमान्यन, आनंदमाई आदि भी पूजे जाते हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि भी हिंदू धर्म के भाग ही हैं। इस जो भांति है हिंदू धर्म एक ऐसा विशाल कैनवास है जिसमें सभी प्रकार के भक्त हैं। यानी देखा जाए तो भारत जो है विभिन्नताओं भरा देश है जहाँ पर कई धर्म जो है निवास करती है और इसमें जो है कहते हैं अनेकता में भी एकता होने की सबूत भी दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कुछ धर्म जो है बेशकली बाहर से आए हैं लेकिन अब हमारे देश के मुख्य पाठ बन गए हैं, तो ये भी भारत के ही नागरिक कहलाएंगे और ये इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे भारत की एकता बनाए रखने में इनका योगदान बहुत सराहनीय होगा। कहते हैं मुसलमान 2 बड़े समूह में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। इन 2 समूहों में सुन्नी बहुसंख्यक है। ईसाई 2 बड़े भागों में बटे हुए हैं, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट। दूसरी ओर बौद्ध में भी 2 भाग हैं, महायान और हीनयान। इस दोनों के अंतर विचारीय है। जैन धर्म के भी 2 भाग हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैन और बुद्ध धर्म जो है ब्राह्मणों के प्रभुता और जाति व्यवस्था के खिलाफ है। फारसी और यहूदी धर्म को मानने वाले छोटे समुदाय हैं। कहते हैं फारसी अधिकांश महाराष्ट्र तथा गुजरात में भी मिलते हैं। इन धर्मावलंबियों ने देश के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। उदाहरण के लिए जमशेद की जो है नासेरम्बान जी टाटा, ये टाटा और गोडरेज कंपनियों के स्थापक भी थे। यहूदी विश्व के कहते हैं विशेष करके महाराष्ट्र एवं केरल में भी मिलते हैं। सिख जो है धर्मावलंबी पंजाब में मिलते हैं। विभाजन के बाद सिख का जो है फैलाव सारे देश में हो गया। इसके गुरुद्वारा और लंगर सबको जो है मुफ्त में भोजन की उदार परंपरा संपूर्ण भारत की विशेषता हो गई है। गुरुद्वारा संपूर्ण भारत के कस्बे, शहरों और बड़े गांव में आज देखने को मिल सकता है। तो इससे साफ साबित यहाँ पर होता है कि बड़े बड़े यहाँ पर दिग्गजों ने यहाँ पर रह के अपना जीवन यापन किया है और कई तरह के जो कार्य जो विश्वव्यापी है भी किया है। कहते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो धर्म कहते हैं एक रूप में नहीं बटे हुए हैं, 2 रूप में जो है आज धर्म भी बट गया है। कोई इसको पॉजिटिव समझता है तो कोई इसको नेगेटिव समझता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि धर्म तो हमें कहते हैं बांट रहा है लेकिन हम एक ही देश के नागरिक हैं, ठीक है। क्योंकि धर्म देखिए जब बट सकता है लेकिन हमारा मन नहीं बटना चाहिए क्योंकि हम भारत के ही नागरिक हैं और सदैव भारत के ही नागरिक ही कहलाएंगे। कहते हैं आज आप धर्म बेशकली बदल सकते हो क्योंकि एक ही धर्म में कई धर्म को मानने वाले लोग यहाँ मिल सकते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि दिगंबर, श्वेतांबर, ठीक है, सुआ, सुन्नी, तो कई तरह के धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको यहाँ पर बहुत से जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर जो दर्शा रहा है कि हम लोग अनेकता में भी हमारा एकता को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है।
उसके पश्चात है भाषा। कहते हैं भारत में भाषाई विभिन्नता भी पाई जाती है, यहाँ कई भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। देखा जाए तो इस देश में जो है 544 भाषा थी, जबकि अधिकांश की लिपियाँ नहीं थी। हाल में भारत में 4 भाषा परिवार है: अंडोमान की भाषा, ऑस्ट्रेलिया एस्ट्रिक, द्रविड़, इंडो आर्यन और तिब्बत वर्मन। संस्कृति भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे प्राचीन भाषा में से एक था। संस्कृति ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं को प्रभावित किया है। लगभग सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में जहाँ तहाँ संस्कृति के शब्द भी मिलते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूचित में जो है 19 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएं हैं असमी, बंगाल, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृति, सिंधु, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये भाषाएं राजकीय भाषाएं हैं जो अपने क्षेत्र में राज्य कार्य के लिए संलग्न होते हैं। ये सारे 19 भाषाएं जो है अपने क्षेत्र के लिए कहते हैं काम काज की भाषा भी बन गई है। यानी देखा जाए तो ये सब भाषा राजकीय भाषा होती है, यानी इन भाषाओं को सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त होती है। कहते हैं वर्तमान में राज्य के कार्यकाल के कामकाज में जो त्रिभाषीय फॉर्मूला काम में लिया जाता है वो भाषा है हिंदू, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा। ये तीनों भाषाओं का जो है सदैव प्रयोग किया जाता है। इन सभी भाषाओं में हिंदी को जो है 48% लोग बोलने वाले हैं, और इसके बाद बोली जाने वाली भाषा में जो है बंगला, तेलुगु, मराठी, प्रत्येक भाषा को बोलने वाले 8% लोग ही मिल रहे हैं। तमिल में और उर्दू जो है 8%, गुजराती 5%, मलयालम, कन्नड़ा, उड़ीसा जो है 4%, पंजाबी को 3% मिला हुआ है, और अन्य जो है भाषा में असम तथा कश्मीरी प्रत्येक 1% प्राप्त है। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो 48% जो है हम जो है हिंदी ही बोलते हैं और हिंदी देश ही कहलाने के लिए अग्रसर है। लेकिन फिर भी कहते हैं भाषा जो मर्जी हो, भाषा तो हमें एक दूसरे के विचारों को अवगत कराने के लिए, समझने के लिए होता है। भाषा तो एक साधन है। कहते हैं इसमें जो है अनेकता और एकता की बातें नहीं रखनी चाहिए। भाषा जो भी आपको आता है वो भाषा ही होता है, लेकिन आपका सबसे पहला दायित्व वो यही होता है कि हम एक राष्ट्र के व्यक्ति हैं, हमें राष्ट्र को लेकर चलना है, न कि भाषा को लेकर चलना है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जाति। कहते हैं जाति व्यवस्था भारत में जो है बेजोर है। मूल रूप से यह हिंदुओं में पाई जाती है और इसका आरंभ वर्ण व्यवस्था यानी वैदिक युग लगभग जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक देखा गया है। हिंदुओं में 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये वर्ण मोटे रूप से जो है व्यवसाय के चारों क्षेत्रों से जुड़े होते थे, जो पवित्र और अपवित्र में बटे हुए थे। पवित्र अपवित्र की यह अवधारणा व्यवसाय, भोजन की आदतें, पहनावा और भाषा से जुड़े हुए थे। बाद के अध्ययनों में इसका हम विस्तृत उल्लेख करेंगे। वैदिक काल में सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं था। बाद में वैदिक युग में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व ये अस्तित्व में आई तथा बाद में व्यवसाय को विभिन्न जातियों को विभिन्न पाई गई। कहते हैं अगर देखा जाए तो ब्राह्मण जो होता था मुख्य को कहते थे, जहाँ पर ब्राह्मण जो होता था हर तरह के जो है यज्ञ कार्य करवाते थे, मंत्रोच्चारण करते थे। क्षत्रियों का काम था देश की रक्षा करना, इसलिए इनको बाजू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो है हम वैश्य है उसको किसानों के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, क्योंकि किसान जो है पेट के लिए अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए हर तरह संभव कोशिश करता है। और क्षुद्र जो होती थी इन तीनों की सेवाओं के लिए बनाया गया था, जिसको हम पैर के रूप में लेते हैं। यानी वैश्या को देखा जाए तो पेट के रूप में लेते हैं और क्षुद्र को हम जैसे कि जूते होते हैं उनके रूप में लेते हैं। उस समय इन रूपों में बदला हुआ था, लेकिन आज यहाँ पर इसका कोई मोल और वैल्यू नहीं है। आज कहते हैं कार्य जो होता है वर्ण पे आधारित नहीं है, कार्य जो है कुशलता के ऊपर आधारित है, पढ़ाई लिखाई पे आधारित है, सोच विचार पे आधारित है। इसलिए वर्ण व्यवस्था आज के युग में खत्म हो गई है। कहते हैं यह अस्तित्व में आया था बाद के व्यवसायों के विभिन्न जातियों की विभिन्नता भी पाई गई। आज लगभग 3500 जातियां हैं, जिनमें से 751 अनुसूचित जाति का ही माना गया है। जाति व्यवस्था ने आर्थिक सहयोग को एक सहयोगी व्यवस्था को जन्म दे दिया है। कहते हैं जयमानी व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था को बनाया है। इसका मतलब हुआ वस्तुओं तथा सेवाओं का विभिन्न जातियों में आदान प्रदान। यह व्यवस्था यजमान व्यवस्था का एक स्वरूप है। संरक्षक को कहे यजमान मानते हैं और एक जो है भूस्वामी हो सकता है। सेवा करने वाले कहते हैं कमीन कहलाते थे, यानी सेवा करने वालों को कमीन कहलाता था। कमीन यजमान को अपनी सेवा देता था। सेवाओं में जो है खाद्य सामग्री, निवास स्थान था और मुफ्त भोजन, कोर्ट कचहरी में सहायता, कुल मिलाकर जाति व्यवस्था
यजमान व कमीन्स व्यवस्था कहलाती थी। यानी देखा जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3,500 से अधिक जो है जातियाँ मिलती है, और इसमें से देखा जाए 751 जो है अनुसूचित जनजाति है। फिर भी जो है यहाँ पर आदान प्रदान चलती रहती है। यहाँ पर देखा जाए तो यजमान प्रथाएँ भी है, जहाँ पर जो है वस्तुओं का जो दिया जाता है। तो कहा जाए तो ये कई मायने बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। आज यह व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त होती। उसके पश्चात हमारे समक्ष है एकता का इतिहास एवं परंपरा। कहते हैं भारत के प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक युग में हमें एक साझा संस्कृति की एकता दिखाई देती है। दूसरे शब्द में भारत के किसी भी ऐतिहासिक काल में साझा संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति रही है। यह मिली जुली संस्कृति ही अखिल भारतीय संस्कृति रही है। इसने सांस्कृतिक मुख्यधारा को विकसित भी किया है। परिवार होते हुए भी इस संस्कृति की मुख्यधारा में किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया है। राजनीतिक व्यवस्था कैसे भी हो, इस संस्कृति व्यवस्था को बराबर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है। क्षेत्र की सतह पर कई राज्यों और साम्राज्य के बीच में इस देश में युद्ध हुए हैं, लेकिन इस संस्कृति एकता में कहीं कभी भी नहीं आई है। यानी देखा जाए तो कहते हैं एकता का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे देश में कई तरह के दंगे फसाद हुए हैं, कई तरह के जान मान की हानि भी हुई है, लेकिन वास्तविकता में जो इसका मुख्य धारा है वो नहीं बदल पाई है। कहते हैं हम अनेकता में भी रह के एकता की जो है हम पाठ पढ़ते रहते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो हर तरह के जो है नेता लोग सब जो है तरह तरह के दंगे फसाद धर्म के नाम पे करवाते रहते हैं, कभी जाति के नाम पे करवाते रहते हैं, कभी भाषा के रूप में करवाते रहते हैं। तो उनका उद्देश्य ये रहता है, लेकिन फिर भी हम इंसानों में अपने देश के गौरव बचाने के लिए हर संभव हम कोशिश करते रहते हैं। मैं उन नौजवानों को इतना ही कहना चाहूँगा, कहते हैं कभी भी दूसरे के विचारों धारा में ना आओ। कहते हैं अपने विवेक से विचारों का सदैव प्रयोग करो, क्योंकि विचारों का प्रयोग नहीं करोगे तो कहते हैं हम अगर अपने विचारधारा और अपनी सोच विचार को लेकर नहीं चलेंगे तो कोई भी हम पे जो है प्रभावी हो सकता है। जैसे पुराने समय में अंग्रेज भारत पे कब्जा इन्हीं विचारधाराओं से किया। आज पॉलिटिकल में भी ऐसा ही होता है कि जो नेता होता है अपना जो है कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी जीतने के लिए वो हर तरह के अड़कंडे अपनाते हैं और आपको आपस में लड़ा देते हैं और अपना जो है कुर्सी बचा लेते हैं। तो इस चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है, आपने सोच विचार करके जो है कभी भी इलेक्शन का अपना वोट देना है। कहते हैं विवेक ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपके पास होता है, ठीक है, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। कहते हैं चक्रवर्ती राजा और अश्वमेध एक की अवधारणा ने राजनीतिक एकता को बनाए रखा है। कई राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र का विकसित भी कर दिया था। कनिष्क, खगोल और अशोक चाहे समुद्रगुप्त आदि राजाओं के नियंत्रण में विशाल साम्राज्य थे। हम सभी अशोकों के महान भी कहते हैं। उसका राज्य पाटलिपुत्र था और उसे कलिंग पर विजय भी पाई थी। कलिंग की लड़ाई में अशोक ने खूब खून खराबा किया और बाद में वो बौद्ध धर्म बन गया। दक्षिण में था चोल, चेरा और पांड्य जो है राष्ट्रकूट और चालुक्य, बल्लभ, विजयनगर और शुंग, कुषाण, गुप्त आदि ने स्थानीय संस्कृति को विकसित भी किया। इन राजाओं ने बड़े राज्य स्थापित भी किए और इनके संरक्षण के कारण मंदिरों का निर्माण भी हुआ और इस निर्माण ने दक्षिण भारत को एक गौरवपूर्ण स्थान दे दिया। यानी देखा जाए तो हमारे देश में ऐसे बहुत से राजा थे जो ऐशमक करवा के पूरे विश्व में अपना जो है दबदबा बनाने के लिए अग्रसर थे। कहते इनमें से अशोक का नाम बहुत प्रचलित है, लेकिन अशोक ने जब कहते हैं कलिंग की विजय पाई और कलिंग में उसने बहुत खून खराबा कर दिया तो खून को देख के उसका मन जो था विचलित हो गया और वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने कभी भी खून खराबा न करने की वचनबद्धता ले ली। तो ये कहते हैं हमारे ही देश में संभव था, क्योंकि ऐसे कहीं सी देश में संभव नहीं था। कहते हैं अगर दक्षिण में देखा जाए तो चोल, चेरा, पांड्य, राष्ट्रकूट और चालुक्य, पल्लव, विजय कहते हैं विजयनगर और अशोक, कुषाण, गुप्त आदि काफ़ी विकसित देश थे और काफ़ी ये आगे भी थे, लेकिन इसका पतन राजाओं के आपसी संघर्ष की वजह से हो गया। तो ये हमें ये बात सिखाती है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई भी हम पे आके कब्जा कर लेगा, जो अंग्रेज़ों ने भी किया और ये बहुत बड़ा सबूत है। और आज भी यही बात देखने को मिलता है। आधुनिक युग में भी हम जाति पे, धर्म पे, एक दूसरे पे भड़काते रहते हैं और कोई भी घटना घटता है हम उस पर जो है अपना दर्द दिखाते रहते हैं। तो ये सिर्फ चापलूसी होती है। कहते हैं कि इन चापलूसी से बचना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, क्योंकि हम जब भी कोई इलेक्शन में वोट देने जाते हैं अपने देश में करते हैं, एकता की बातें ज़रूर रखना चाहिए हमें।
और अपने देश में उन लोगों को वोट देना चाहिए जो आपके हित के लिए सोचते हो, जो देश कल्याण के बारे में सोचते हो। उनके चक्कर में ना पड़िए जो फ्री के चक्कर में आपको चक्रव्यूह में फंसाते चले जा रहे हैं और हर चीज़ में जो है दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहते हैं मध्यकाल में भी इस्लाम ने भारतीय संस्कृति में प्रवेश किया था। बंगाल, लखनऊ, हैदराबाद शहरों की अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी मुस्लिम संस्कृति तथा भारतीय परंपराओं में अच्छा जो है मेल जोल हुआ था। इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और यह एक ईश्वरवादी है और इस धर्म में कोई सोपान व्यवस्था नहीं है। इस्लाम के जो प्रभाव हिंदू परंपराओं पर पड़े उन्हें 3 स्तरों पर देखा गया। इन्हें हम इस तरह रखेंगे: मुस्लिम प्रशासन के समय पड़ने वाले प्रभाव और ब्रिटिश शासनकाल में पड़ने वाले प्रभाव। कहते हैं 1930 से लेकर 1947 के बीच पड़ने वाले प्रभाव। तो ये 3 प्रभाव थे इसके। ये प्रभाव ऐसे थे जिन्हें संघर्ष और तनाव को बढ़ाया और संस्कृति अनुकूलन को जन्म भी दिया। अकबर के दिन इलाही धर्म में कई धर्मों का मिश्रण भी मिलता है, जिसे हम राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दिया। कहते हैं ब्रिटिश काल में कई जो है समाजी सुधार भी हुए जिन्होंने हिंदू को काफ़ी प्रभावित भी किया। अब इस्लाम का प्रभाव कम हो गया है तथा धीरे धीरे इस्लाम की परंपरा राजनीति की ओर मुड़ गई है। अंत में तीसरी अवस्था में पहुंचकर यानी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद में हिंदू और मुसलमानों में 2 अलग अलग राज्य की अवधारणा के जन्म दिया है। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का अस्तित्व सामने आया। यानी कहते हैं लोगों की विचारधाराओं की वजह से हमारे में फूट डाल के हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए। और ये 2 टुकड़ा क्यों हुआ? क्या इसका जिम्मेवार हम लोग थे या वो राजनीतिक नेता थे जिनका मतलब तो सिर्फ था अपना शासन बचाना? तो इसमें सबसे बड़ा जिन्ना का भी नाम आता है, जिन्होंने अपना सत्ता प्राप्त करने के लिए उन्होंने देश की बंटवारा को ही चुना। कहते हैं महात्मा गांधी बोलते रह गए, समझाते रह गए, लेकिन उसने माना नहीं। जब इनका यहाँ पर दाल नहीं गला तो उन्होंने अपना एक अलग राष्ट्र की मांग कर ली। तो अलग राष्ट्र के मांग करने के कारण क्या हुआ? भारत की विखंडन हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आम व्यक्ति का कोई यहाँ महत्व नहीं था, इनका कोई विचारधारा नहीं था। धारा किसकी थी? बड़े बड़े पार्टी लोगों की, बड़े बड़े सब प्रशासन चलाने वाले लोगों की। आम व्यक्तियों का यहाँ कोई धारणा नहीं थी। आम बंदा तो सिर्फ जीवन जीना जानता है और साथ में रहना जानता है, लेकिन हमें कहते हैं ना दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आ जाते हैं और अपना देश को विखंडन भी कर जाते हैं। कहते हैं आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन ने भारत में पाश्चात्य संस्कृति से पश्चिमी कराया और बैंकिंग व्यवस्था, प्रशासन, सैनिक संगठन, आधुनिक चिकित्सा इत्यादि ने भारत में कुछ परिवर्तन पैदा किया। यानी अंग्रेज आए तो इन्होंने सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, इनका शोषण ही नहीं किया, इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी दी जिसकी वजह से हम जो हैं आज आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक सैनिक संगठन और प्रशासन के जो है बारे में समझ सके, क्योंकि पहले इन सब विचारों में कोई अवधारणा नहीं थी। पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था ने वैश्विक दृष्टिकोण के मुख्य रूप से तर्क और जो है धर्मनिरपेक्षता की भावना को लोगों में पैदा कर दिया। कहते हैं भौतिक विकास के संदर्भ में जो है पश्चिमी विज्ञान, तकनीकी, यातायात और संचार के लोगों के जीवन स्तर को काफ़ी ऊंचा भी उठा दिया। उद्यमशीलता की भावना ने भारत को एक औद्योगिक राष्ट्र के पथ पर अग्रसर कर दिया। सरकार का जो है प्रजातांत्रिक स्वरूप, व्यक्ति मताधिकार और मानवाधिकार इत्यादि ने भारत को विश्व की चुनौती का सामना करने के योग्य बना दिया। इस प्रकार प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालों में संस्कृति एकता को एक महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है एकता की प्रक्रिया। आखिर एकता की प्रक्रिया क्या है? भारत में एकता की प्रक्रिया का 2 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है: अंतर्हित एकता और चुनौतीपूर्ण एकता। चुनौतीपूर्ण एकता तब आई जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ। इस अवसर पर निहित स्वार्थ ने अपनी सांप्रदायिक ताकतों को एकता के खतरे में डाल दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हिंदू और मुसलमान में एक दूसरे के प्रति संदेह और असहिष्णुता की भावना पैदा होती चली गई और इस तरह से संघर्षात्मक स्थिति राष्ट्र निर्माण में सहयोगी नहीं होती है। यह अवस्था ऐसी है जब हमें जागृत करनी होती है और उपयुक्त शिक्षा के कार्यक्रम चलाने होते हैं। कहते हैं दोस्तों, भारत पहले एक था, एकता के सूत्र में बंधा हुआ था, लेकिन 1947 में जब भारत विभाजन हुआ वो बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति थी, क्योंकि कहते हैं इसमें सिर्फ असहनशीलता की भावना को पैदा कर दिया। और ये असहनशीलता की भावना किसने पैदा किया? हमने पैदा तो नहीं किया, पैदा उन लोगों ने किया जिनको गद्दी चाहिए था, जिनको वहाँ पर अपना सरकार बनाना था। उन लोगों के दत्तू जो है मतलब ने पूरा ही हमारे देश को 2 टुकड़े में बांट दिया। दूसरी ओर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। एकता का आशय आत्मीकरण से है। तात्पर्य यही है कि जैसे सिक्कों का उच्च तापमान में गला देना
सभी संस्कृति को साझा संस्कृति के रूप में बदल देना। यह समाज बहुलतावादी है। ये तीनों अवधारणाएं पश्चिम की विचारधाराओं से आई है। पश्चिम में अमेरिका की संस्कृति को पिघलने वाली संस्कृति के रूप में माना जाता है। इसमें होता यह है कि समाज में संस्कृति अपनी स्वत्व तो रखती ही है, लेकिन वह सिक्के के पिघले जाने के तरह अपना अस्तित्व भी खो देती है। ऐसी संस्कृति साझा संस्कृति कहलाती है, यानी साझा संस्कृति अमेरिका में पाई जाती है। दूसरे शब्दों में यह साझा संस्कृति ही राष्ट्र संस्कृति कहलाती है। विभिन्न संस्कृति की पृथक पहचान खो जाती है और एक मिलीजुली संस्कृति का स्वरूप ले लेती है। इस तरह की मिलीजुली संस्कृति में विभिन्न संस्कृति सहज अस्तित्व को रखकर राष्ट्र पहचान बनाए रखती है। कहा जाए दोस्तों तो ये बात साफ शब्दों में यहाँ पर बताई गई है कि जैसे कि आपको पता है कोई भी सिक्का को अगर आप पिघला दोगे तो वो अपना अस्तित्व खो देता है। तो कहते हैं अमेरिका में इसी तरह की संस्कृति पाई जाती है जो अपना अस्तित्व समय समय पर खोती रहती है, और कहते हैं ये देश के लिए अपनी साझा संस्कृति ही मानती है। तो कहते हैं अपनी संस्कृति को खो के दूसरी संस्कृति को प्राप्त करना ये कदाचित उचित नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि किसी देश में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ की संस्कृति और आपकी संस्कृति मिलजुल के एक नया संस्कृति को पैदा करता है। तो ये कहते हैं मिलीजुली संस्कृति कहलाती है। लेकिन फिर भी कहा जाए तो ये बात कदाचित उचित नहीं है कि हम क्या करें, अपनी संस्कृति खो दें। कहते हैं संस्कृति हमें बहुत अच्छी बातें सिखाती है और सही रास्ते पे ले जाने के लिए अग्रसर होती है। यद्यपि संस्कृति विभिन्नता तो रहती ही है। कहते हैं भारत के संदर्भ में सभी यह साझा संस्कृति पैदा करने में सफल नहीं रहा है। अस्तु यहाँ तक का बहुल संस्कृति पर्यावरण अपने बुनियादी तत्व से जैसे कि भोजन की आदतें, संस्कृति, पहनावा, भाषा, क्षेत्रीयता, धर्म आदि बहुलता को बताता है। यह एक राजनीतिक साझा संस्कृति ही माना गया है। सच्चाई यह है कि भारत में साझा संस्कृति के होते हुए भी एक स्पष्ट अपनी राष्ट्रीय पहचान है। एकीकरण की प्रक्रिया हमें बताती है कि हमारे यहाँ महान लक्ष्य है। इसका आशय यही है कि यहाँ राष्ट्र एक राष्ट्रता की प्राप्त करता है और विभिन्न संस्कृति की स्वायत्त होते हुए भी एक साझा संस्कृति को बनाना है। कहते हैं यह साझा संस्कृति भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा है और यह संस्कृति एक पट वृक्ष की तरह विशाल है। इसकी शाखाएं वृक्ष की बनाए रखती है और भारत की साझा संस्कृति की उप संस्कृतियाँ बंगाल संस्कृति, उड़ीसा संस्कृति और दक्षिण भारत संस्कृति, अवधी संस्कृति आदि में समगमन है। कहते कई शताब्दी तक विभिन्न धर्म हमारे यहाँ शांतिपूर्वक रहे हैं और कई ग्रामीण अध्ययन जो समाज शासन किए हैं उनके अनुसार गाँव में मुसलमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के रूप में रहते हैं। द्वारका के बारे में जो मौलिक द्वारका है यह कहा गया है कि गुजरात के अगड़ के मूल्य रूप से जो द्वारका है हिंदू के 4 धार्मिक केंद्र में से 5 कब्रें पाई जाती है। हिंदू और मुसलमान इस कब्रों को हिंदू पंचवीर कहते हैं तथा इस पर हरी चादर भी चढ़ाई जाती है। 5 बहादुरों पर पीली चादर चढ़ाई जाती है। गांव में कई स्थानीय मुस्लिम देवी देवता हैं जिनकी अनुयायी में हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। इनके दृष्टांत स्वरूप दिल्ली के सैदब बाबा है और बराबर की उत्तर प्रदेश में दैव शरीफ है। इसी तरह राजस्थान में अजमेर शरीफ है। हिंदू समाज के महान धर्मों में 4 धर्म हैं। ये 4 धर्म उत्तरांचल में बद्रीनाथ है और पश्चिमी गुजरात में द्वारका, दक्षिण के तमिलनाडु में रामेश्वरम और पूर्व उड़ीसा में पुरी। ये सभी धाम देश की महानता को बताते हैं। ये सभी धाम ही हमारी भारत है। कहते हैं शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग देश में 12 हैं। इन लिंगों में आंध्र प्रदेश के तिरुपति हैं और असम में क्रमशंखपीठ, बिहार में गया और कहते हैं जम्मू में वैष्णव देवी तथा राजस्थान के पुष्कर हैं। ये लिंग देश के लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं। सत्य साईं बाबा पुटारी पुरथरी में, साईं बाबा सिरोनी महाराष्ट्र में है। इसी तरह पंडिचेरी में भीमा है। वास्तुकार के आचार्य से आगरा का ताजमहल है। दिल्ली का लाल किला है, एक जमा मस्जिद है। लखनऊ में बड़ा ही इस्लाम बाड़ा और हैदराबाद का 4 मीनार कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो देखा जाए हमारे इतनी विभिन्नताओं में भी एकता का रूप देखने को मिलता है। कहते हैं इतने धर्म, इतने तरह की चीज़ें हमें आकर्षित करती है कि हम इनके अलग ना हो सके। और ये सब भारत का धरोहर है, कोई जाति का धरोहर नहीं है और न किसी एक व्यक्ति का धरोहर है। ये सभी समाज का है। सभी समाज अपना इसका उपयोग कर सकते हैं और रख सकते हैं। कहते हैं भारत में भी धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी के साथ हमारा अनेकता में एकता चैप्टर जो था अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो यहाँ खत्म हो जाता है। आगे का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें सब्सक्राइब करना आपके हित में है, क्योंकि सब्सक्राइब करके अगर नहीं रखिएगा तो अगला
जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त नहीं भी होगा, क्योंकि बाद में अगर सर्च भी आप कीजिएगा तो अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर लिखिएगा तो वो त्रिपुरा कर देगा, तो आपको लगेगा शायद कि वो मैं वीडियो देखा था वो फेक था। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद आता है तो दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में भी आपको सहायता करना है। इसलिए जितना हो सके दूसरे बच्चे पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का सहायता कीजिए। और इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है, यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।